और देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है। जोशीमठ के लिए आर्थिक पैकेज को मंजूरी मिल गई है। सुरक्षा और साथ ही पुनर्विकास काम के लिए 1845 करोड़ स्वीकृत किए गए और उम्मीद है कि जल्द ही पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। जोशीमठ में भूधसाव से काफी नुकसान हुआ था, कई लोगों के घर तबाह हुए थे, जिसके पुनर्वास का काम होना है और इसके साथ ही जोशीमठ की सुरक्षा को लेकर भी काम किए जाने हैं, जिसके लिए अब आर्थिक पैकेज को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। तो जोशीमठ के लिए आर्थिक पैकेज मंजूरी दी गई है। 1845 करोड़ रुपए का ये पैकेज, जिसकी पहली किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। तो हाल ही में आपने देखा कि जोशीमठ में किस तरह से दरारें आ गई थी, कई घरों को नुकसान पहुंचा। ऐसे में लोगों को घर छोड़कर भी कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। ऐसे में जो वो पूरा क्षेत्र है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, कई घरों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद में अब सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाते हुए आर्थिक पैकेज को मंजूरी दे दी गई है। तो हाल ही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब जोशीमठ में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, लोगों के घर टूट गए थे और एक बड़ा नुकसान जोशीमठ को हुआ था, जिसके बाद से ही पुनर्वास के लिए एक पैकेज जारी करने की बात कही जा रही थी और अब मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद में अब जल्द ही माना जा रहा है कि काम को भी शुरुआत करते हुए एक नई गति दी जाएगी। और देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील अप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, एक बड़ा फैसला कह सकते हैं, हालांकि बहुत पहले से इसकी चर्चा थी, अब मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद में पहली किस्त भी जल्द से जारी करने की बात कही जा रही है। ऐसे में कब से काम शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, जोशीमठ को लेकर जो एक मास्टर प्लान बनना था उसकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एक मास्टर प्लान बनाया जा चुका है, जिसके तहत वहां पर काम होने हैं। अब केवल इंतजार किया जा रहा था कि केंद्र से जो आर्थिक पैकेज होना था उसको मंजूरी मिल जाए। तो ये बड़ी खबर है कि केंद्र से जो आर्थिक पैकेज है 1845 करोड़ का, उसको मंजूरी मिल चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पैसा रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जोशीमठ में जो मास्टर प्लान के तहत, जो अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जो वैज्ञानिक की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी, उन 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने 139 पेज की एक रिपोर्ट बनाई थी, जो उसका निष्कर्ष था। उसके आधार पर अब जोशीमठ में आगे के कार्य होंगे। जोशीमठ पूरे सिटी को, जो भी भू दशाव वाला एरिया है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन में करीब 472 के आसपास जो घर हैं उनको पूरी तरह से डिसमेंटल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी लगातार जो भू दशाव की घटनाएं हैं वो हो सकती हैं, इसीलिए इनको डिसमेंटल किया जाएगा। इसके अलावा जो घर हैं उनको भी 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। रेड और ब्लैक कैटेगरी के जो घर हैं वो बेहद डेंजर जोन वाले घर हैं, तो ऐसे सभी घरों को वहां पर डिसमेंटल करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा येलो कैटेगरी में वो घर हैं जिनको जो भू दशाव की जद में तो आए लेकिन उतने खतरनाक नहीं है, इनको देखा जाएगा कि यदि इनकी रेट्रोफिटिंग हो सकती है तो इनको फिर से ठीक किया जाएगा, और यदि रेट्रोफिटिंग नहीं हो पाएगी तो इनको भी पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। ऐसे करीब 950 घर वहां पर हैं। तो अब चूंकि केंद्र से जो आर्थिक पैकेज है वो मंजूर हो चुका है, तो अब जोशीमठ में वो तमाम सुरक्षात्मक कार्य वहां पर किए जाएंगे, चाहे वो सुरक्षा वाल लगाने की बात हो, सीवर लाइन बिछाने की बात हो, या पर वहां पर जो मास्टर प्लान के तहत जो भी काम होने हैं, लोगों का जो विस्थापन होना है, उस काम को अब तेज गति मिल सकेगी। बिल्कुल, तो लगातार वहां पर पुनर्वास के लिए लोगों की मांग यही थी कि जल्द से जल्द पैसे का आवंटन हो, और अब वो मांग पूरी हो गई है और पुनर्वास का काम एक बार फिर से जोशीमठ में शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और भगवान बद्री विशाल की यात्रा चरम पर है। श्रद्धालु पितृपक्ष में एक ओर जहां देवताओं के दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पर ब्रह्म कपाल में अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मोक्ष की कामना कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 6 महीने तक दर्शन के साथ पिंडदान और तर्पण भी किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर जिसका भी पिंडदान और तर्पण किया जाता है, फिर किसी दूसरी जगह पर पिंडदान और तर्पण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मा कपाल में पिंडदान को अंतिम माना जाता है। उसके बाद फिर कोई श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में लोग चाहते हैं इस पक्ष में देव दर्शन के साथ साथ और पितरों का तारण हो जाए, पितरों का तर्पण हो जाए। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और पितृ तर्पण कर रहे हैं।
बद्रीनाथ धाम में आने वाले तीर्थ यात्री दर्शन के साथ ही अपने पितरों का भी तर्पण कर रहे हैं। वहीं तीर्थ पुरोहित भी अपने यजमानों को तर्पण और पिंडदान कर उनके पूर्वजों को मोक्ष धाम की प्राप्ति कराते हैं। श्राद्ध का महात्म में ब्रह्म का पालने का अपने आप में अलग महात्म है, इसलिए यहाँ पे जो भी लोग हैं पितृ की तृप्ति के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर जल देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। पिंडदान हो गया, इसके बाद जो है कहीं भी पिंडदान नहीं होता है, केवल जो है तर्पण दिया जाता है और इसकी बहुत महत्ता है। पितृपक्षों में पिंडदान तर्पण करने से सारे पितृ जो है तृप्त हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा का 5वां सर काट डाला। इस ब्रह्मा हत्या के पाप के मुक्ति के लिए भगवान शिव तीनों लोकों में घूमे और अंत में बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मा कपाल में ज्यों ही पहुँचे त्यों ही ये सर त्रिशूल से छूट गया, जिसके बाद ये तीर्थ ब्रह्मा कपाल कहलाया गया। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। इस बार की चारधाम यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बीते साल सबसे ज्यादा 46,27,000 श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आए थे, लेकिन इस बार अभी तक 46,48,000 चारधाम यात्रियों की संख्या पहुंच चुकी है, जबकि अभी यात्रा बाकी है। केदारनाथ में अभी तक सबसे अधिक 15,31,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ की बात की जाए तो अब तक 14,57,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार टूट चुके हैं और सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में इस बार लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो बद्रीनाथ में 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, आंकड़ा 14,57,000 है और इसके अलावा 46,47,000 अभी तक कुल यात्री यहां पर पहुंचे हैं। तो पिछली बार 46 लाख लोग पहुंचे थे, अभी यात्रा बाकी है, तो ऐसे में जो आंकड़ा है यह अभी और ज्यादा आगे बढ़ेगा, जिससे माना जा रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। हालांकि पिछले दिनों देखा गया कि बारिश भी हुई, बर्फबारी भी हुई, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं हुई और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ में चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन, मौसम ने भी बार बार करवट ली, बारिश बर्फबारी भी हमने इस दौरान देखी, लेकिन उसके बाद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई और इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो चारों धाम की यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्री पहुंचे हैं। पिछली बार 46,27,000 तीर्थ यात्री पहुंचे थे, लेकिन वो संख्या इस बार टूट चुकी है और लगभग 21,000 तीर्थ यात्री एक्स्ट्रा चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। और अभी लगभग 40 दिन और हम कह सकते हैं कि यात्रा के हैं, क्योंकि नवंबर में चारों धाम की यात्रा संपन्न हो जाती है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पितृपक्ष में भी लगातार 15,000 तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा प्रत्येक दिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने का है और वही आंकड़ा केदारनाथ धाम का है। तो इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे टूट जाएंगे और चारों धाम की यात्रा में इस बार जरूर एक नया रिकॉर्ड बनेगा। शुरू में जिस तरीके से हम देख रहे थे कि केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी की वजह से यात्रा प्रभावित रही और बरसात के दौरान भी यात्रा प्रभावित रही, लेकिन उसके बाद भी यात्रियों की संख्या में कोई भी कमी नहीं देखी गई और इस बार भी अभी भी लगातार यात्री चारों धाम का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में लगातार दर्शन के लिए, खासतौर पर केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु की संख्या बढ़ी है और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। यानी भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए या बद्री विशाल के दर्शन के लिए लोगों के आने का सिलसिला जारी है और तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। जी, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो देश और दुनिया के जो श्रद्धालु हैं उनकी केदारनाथ में अनोखी आस्था रही है। बाबा केदार के दर्शन के लिए जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि वीआईपी का जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा देखा गया है। वीआईपी भी दर्शनों के लिए आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यात्रा बढ़ने का कारण ये भी है कि जब स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम आते हैं और एक संदेश देते हैं तो लोगों के अंदर उसको लेकर भी उत्साहित लोग रहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री लगातार केदारनाथ धाम जा रहे हैं तो एक आस्था लोगों की और ज्यादा
बढ़ती चली जा रही है। और यही चीजें होती है जब कोई भी बड़ा वीआईपी चारों धाम की यात्रा करता है तो उसका असर जरूर यात्रा पर देखा जाता है और उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी पर भी बहुत बड़ा असर देखा जाता है। जी बिल्कुल, आर्थिकी पर बहुत बड़ा असर देखा जाता है और सबकी कोशिश यही रहती है कि जो चार धाम यात्रा है वो पूरी तरह से सकुशल निपट जाए। इससे जो प्रदेश की आर्थिक है स्थिति है वो भी बेहतर होती है और साथ ही साथ जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनके लिए तो ये बड़ा एक समय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 7 अक्टूबर को अमित शाह के देहरादून दौरे पर कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अमित शाह के बीजेपी ऑफिस आने का समय रात के 8 बजे रखा गया है। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद इसे तय कर दिया गया है। रात को 8 बजे अमित शाह बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और करीब 1.5 घंटे बीजेपी ऑफिस में ही रहेंगे। इस दौरान मोर्चा अध्यक्ष, सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। रात 9:45 बजे अमित शाह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। उत्तराखंड में 16,000 से ज्यादा स्कूलों में स्विस एजुकेशन ग्रुप 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पर्यटन और साथ ही हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में ट्रेनिंग देगा। अच्छा परफॉर्म करने वाले बच्चों को स्विट्जरलैंड भी ले जाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। और सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा वंशीधर तिवारी और साथ ही स्विस एजुकेशन ग्रुप स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिरास के बीच में एमओयू साइन हुआ है। स्विस एजुकेशन ग्रुप राज्य में स्टूडेंट के लिए वोकेशनल एजुकेशन के सिलेबस को बेहतर करने के लिए मदद भी करेगा। और सीएम धामी ने कहा है कि यह समझौता आने वाले सालों में मील का पत्थर साबित होगा। से इन्होंने ये कहा है कि उसमें जो शिक्षक हैं उनको भी ले जाएंगे, कुछ बच्चों को भी ले जाएंगे चयन करके। तो निश्चित रूप से देखिए जो एक अनुभव है और बाहर जा कर के सीखने का जो एक अवसर उनको मिलेगा वो उनके काम आएगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई है। शासन ने पिछली सरकार में हरक सिंह के श्रम मंत्री रहते हुए कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए 20 करोड़ के साइकिल खरीद मामले में फाइल रीओपन कर दिया है। 2017 से 2022 के बीच हरक सिंह रावत श्रम मंत्री थे और हरक सिंह के अधीन श्रम मंत्रालय में साइकिल खरीद का मामला सुर्खियों में आया था। मामले में अपात्र लोगों को साइकिल बांटने के आरोप लगे थे। तब शासन ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, यूएस नगर के जिलाधिकारियों की जांच कराई थी जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। कई महीनों के बाद ये फाइल एक बार फिर से रीओपन कर दी गई है। शासन ने कमिश्नर लेवल के 2 ऑफिसर को जांच सौंप दी है। गढ़वाल के जिलों की जांच गढ़वाल कमिश्नर तो कुमाऊं के जिलों की जांच कुमाऊं कमिश्नर करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी अक्टूबर में अंत में या फिर नवंबर के शुरुआत में सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप सकती है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी और मुख्यमंत्री की हुई मीटिंग के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। – 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता में आने पर राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। बीजेपी सत्ता में लौटी। कमान संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मई 2022 में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया था जिसे 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तय वक्त पर रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई थी। इस बीच तभी से अब तक तीसरी बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई मीटिंग के बाद यूसीसी को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो समिति को जल्द यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपने को कहा गया है। यूसीसी की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है और यूसीसी कमेटी के लोग उसमें अपना काम कर रहे हैं। जल्दी ही संभावना है कि ड्राफ्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। सूत्रों की माने तो ड्राफ्टिंग कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुकी है। अब इसका सिर्फ प्रिंटिंग का काम होना बाकी है। इसके लिए कमेटी ने वक्त मांगा है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कोटद्वार के नैनी टांडा क्षेत्र में गुलदार की दहशत है। मंगलवार को गुड़िया गांव में एक महिला को गुलदार ने शिकार बनाया था, जिसके बाद लोग खौफ में हैं। लिहाजा शिक्षा विभाग ने क्षेत्र में पढ़ने वाले 3 स्कूलों में छुट्टी कर दी। 7 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। गुलदार के आतंक को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है।
प्रधानमंत्री मोदी के कुमाऊं के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के इंचार्ज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अल्मोड़ा के बीजेपी दफ्तर में बैठक ली, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य समेत जिले के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो वहीं गणेश जोशी ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जागेश्वर धाम का भी विकास होगा, साथ ही दूसरे पर्यटन स्थल का भी कायाकल्प होगा। सबसे पहले उनका जागेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो जागेश्वर धाम की ओर भी बन रहा है। मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और अब मुझे आगे उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब जागेश्वर धाम का भी डेवलपमेंट होएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे से पहले काफी कुछ होता नजर आ रहा है। आलम यह है कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर बसे जोलिंगकांग में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहली बार में मोबाइल की घंटी बजी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संचार क्रांति दौर में मोबाइल सेवा से जुड़ना भले ही आम लग रहा हो, मगर चाइना बॉर्डर के करीब बसे लोगों के लिए ये दशकों से एक सपना ही था। इस सपने के साकार होने के भले ही अभी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जोलिंगकांग में पहली बार मोबाइल की घंटी बजी है। बीएसएनएल ने आदि कैलाश के इस क्षेत्र को फिलहाल 2G सेवा से जोड़ा है। निगम का दावा है कि जल्द ही इस इलाके को 3G सर्विस से भी जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे मतलब बड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन और ज्योग्राफिकल कंडीशन बड़ी एडवर्स हैं, उसके बावजूद भी हमने सारी फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड की हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई पर भले ही बीआरओ ने रोड काट ली हो, लेकिन यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी पहुँचाना इतना आसान नहीं था। चाइना बॉर्डर के करीब बसा ये इलाका काफी दुर्गम है। हालात तो ये हैं कि ये इलाका अधिकांश समय बर्फ की सफेद चादर में ही लिपटा रहता है। यही नहीं, कमजोर पहाड़ियां होने के कारण यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड भी हो जाती है। यही वजह है कि इस इलाके को शेष दुनिया से हर समय जोड़े रखना काफी मुश्किल काम है। जोलिंगकांग में अभी तक भी बिजली की सप्लाई नहीं है। ऐसे में बीएसएनएल के मोबाइल टावर को चलाने के लिए जनरेटर की मदद ली जा रही है। जोलिंगकांग से आगे पूरे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, बीएसएनएल द्वारा वहाँ पर टावर लगा दिए गए हैं। अब जो लोगों को ये दिक्कत होती थी कि फोन नहीं पकड़ रहे हैं, फोन भी पकड़ेंगे, तो मैंने कहा निश्चित ही जब कोई महापुरुष, कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो उस क्षेत्र का उद्धार हो जाता है। पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाके में दर्जनों गांव आज भी संचार सेवा से महरूम हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए आखिरी क्षेत्र जोलिंगकांग मोबाइल सेवा से जुड़ गया है। बॉर्डर के इस इलाके में मोबाइल सेवा शुरू होने से जहां लोगों को सहूलियत होगी, वहीं सुरक्षा बलों को भी कुछ राहत मिल सकती है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आवारा सांड लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। हल्द्वानी में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर हल्द्वानी नैनीताल रोड पर कोतवाली के सामने 2 सांड आपस में भिड़ गए। इस बीच एक स्कूटी इन सांडों की चपेट में आ गई और एक सांड लड़ते लड़ते स्कूटी से जा भिड़ा, जिसमें स्कूटी सवार शख्स और महिला गिर गई। वहीं लोगों ने दोनों को किसी तरह से संभाला। राकेश, खबर हो गई राकेश। और उत्तराखंड में होने वाले अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा के लिए यूकेएसएसएससी ने अब एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है। एग्जाम में बढ़ती संख्या के चलते अब यूकेएसएसएससी अब आईएएस पीसीएस की तर्ज पर एक प्री एग्जाम लेगा, जिनमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी ही आयोग के एग्जाम को दे सकेंगे। ये प्री एग्जाम सिर्फ 2 सालों तक ही मान्य होगा, यानी 2 साल तक अभ्यर्थी आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठ सकेगा। इसके लिए आयोग ने सरकार को एक प्रपोजल भी भेजा है। तो आने वाले एग्जाम में बैठने को मिलेगा। यूपीएससी को लेकर अगले 2 साल तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एक प्री एग्जाम लिया जाएगा और इसको क्वालिफाई करने वाले यूकेएसएसएससी का ये फॉर्मूला है कि आगे आने वाले 2 साल तक जो अभ्यर्थी हैं, अगर इस प्री एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो वो 2 साल तक क्वालिफाई हो पाएंगे।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और जाते जाते आपको दिखाते हैं पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग द्वारा अल्मोड़ा के विकास भवन में अदालत लगाकर सुनवाई की गई, जिसमें 120 शिकायतों पर निपटारा किया गया। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के 14 गांवों के लोगों की समस्याओं को डीएम ने सुना और 62 शिकायतों के लिए मौके पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक के डाडा मंडी खेल मैदान में शरतकालीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में इलाके के तमाम स्कूलों से आए बच्चों ने हिस्सा लिया। अल्मोड़ा का दुग्ध संघ के श्रमिकों का बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। कंपनी पर कर्मचारी ने जबरन परेशान करने का आरोप लगाया। मंदिरों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर डिजिटल कनेक्ट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें मंदिरों को श्री मंदिर ऐप से जोड़ने पर चर्चा की गई। बीजेपी नेता श्याम जाजू ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी की असलियत सबके सामने आ गई। पार्टी के 3 मंत्री जेल जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से आप कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में आईटीबीपी में भर्ती के लिए 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। अभ्यर्थी मातली आईटीबीपी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जोशीमठ में भी आईटीबीपी भर्ती के लिए युवाओं का पहुंचना शुरू हो गया है। डॉक्यूमेंट के सत्यापन के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजाजी टाइगर रिजर्व में इन दिनों वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। वन्य जीव संरक्षण की जागरूकता के लिए एक रैली का आयोजन किया गया।